वीडियो में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारे एक्ट डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो अभी वाला संविधान है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है किसका, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ब्रिटिशर्स के पुराने एक्ट का। क्योंकि आपको पता है हमारे संविधान में का बहुत बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एकाएक थोड़ी आ गया, इससे पहले बहुत सारे एक्ट आए होंगे जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न रहे होंगे, वो प्रोविज़न 1935 वाले एक्ट में भी आए होंगे। तो इसीलिए हम पुराने प्रोविज़न को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे हमें बैकग्राउंड मिल जाता है कि हमारे जो नए वाले अभी वाला करेंट संविधान है, करेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ज़रूर इन सारे एक्ट का कुछ ना कुछ हाथ तो ज़रूर है। क्लियर है ना? तो अभी तक क्या हो देख रहे थे, अभी तक 1857 के रिवॉल्ट से, जो कि सिपाही म्यूटिनी हुआ था, इससे पहले के सारे एक्ट देख चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके अलावे 3 काउंसिल एक्ट जो है 1861, 1891, 1892 और 1909, जिसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स करेंगे। तो इस एक्ट में आपको बस 2-3 चीज़ ध्यान रखना है कि अब ब्रिटिशर्स क्या चाहेंगे। इस सारे एक्ट में ब्रिटिशर्स एक चीज़ तो ज़रूर करेगा, इंडियन को एंट्री देने का ट्राई करेगा। धीरे धीरे, कम जितना इंडिया मांग रहा है उतना ही देगा। मतलब जितना मांग रहा है मांगेगा, 100 चीज़ देगा 2 चीज़। बट ऐसा नहीं बोलते बहला फुसला के रखना, क्योंकि ये नहीं चाह रहा था कि फिर से रिवोल्ट हो 1857 की तरह, क्योंकि लड़ाई में एनर्जी वगैरह बहुत वेस्ट हो जाती है, इसीलिए चाहता था। 2 चीज़ करेगा, इंडिया वालों का मांग बढ़ गया और ये लोग थोड़ा थोड़ा इंडियन वालों को एंट्री देने लगेगी, थोड़ा इंडिया को पावर देने लगेगा। तो यही चीज़ सब हम समझ गए। और एक चीज़, मैं सारे एक्ट को आपस में लिंक करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसमें। आपको पता है इस एक्ट के बाद ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल हटा दिया और ब्रिटिश खुद आ गई है। ब्रिटिश खुद पूरा पावर अपने पास रख रही है। तो इस एक्ट को हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं। ये ब्रिटिश इसलिए बोला क्योंकि अब इंडिया एक कंपनी के हाथ में नहीं था। कंट्रोल तो ब्रिटिशर्स बहुत पहले से 1773 से ही कंट्रोल कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी पे, लेकिन अब एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया। अब सब कुछ ब्रिटिशर्स अपने से देख रहे हैं। क्लियर है ना? ब्रिटिशर्स अपने से देख रहे हैं, तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस होगा। तो अपने से देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जो पुराने बॉडी थी BOC COD ये भी हट जाएगा? क्लियर है ना? ये चीज़ सब हटेगा। देखिए, तो ट्रांसफ़र पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू ऑफ टू ब्रिटिश क्राउन, यानी सब कुछ पावर जो भी होगा गवर्नमेंट का, टेरिटरी, सब कुछ डायरेक्ट, यानी इंडिया अब एक पूरा कॉलोनी बन चुका है किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश का ही एक पार्ट मान लो, ऐसा बन गया कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, भले ही दो अलग अलग टेरिटरी हो, ब्रिटिश अलग, ब्रिटेन अलग, इंडिया अलग, लेकिन इन्होंने मान लिया था कि ये टेरिटरी भी मेरी ही है, मेरी कॉलोनी है। क्लियर है ना? तो इस एक्ट में क्या हुआ? एबॉलिश कर दिया, क्योंकि अभी रिवॉल्ट हुआ। तो हम थोड़ा, क्योंकि इंग्लैंड को ब्रिटेन को बहुत फ़ायदा हो रहा था इंडिया से, तो इंडिया को छोड़ तो नहीं सकता इतने छोटे से रिवॉल्ट के कारण। उसने लगा कि यार हम थोड़ा पावर इधर उधर बदल देंगे तो इंडिया से जो फ़ायदा उठाना होगा हम उठाएंगे, लेकिन इंडिया को लगेगा कि हम थोड़ा थोड़ा पावर दे रहे हैं तो इंडिया थोड़ा आराम हो रहा है, क्योंकि लीडर जो विद्रोह कर रहे थे वो थोड़े शांत होने लगेंगे। क्लियर है ना? तो इसके फीचर्स देखते हैं क्या क्या हुआ। इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले चेंज डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ये डेजिग्नेशन आया था 1833 में, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था 1833 में, जिस समय बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन किए थे ना 1833 में। और आप अब देखना कि अब थोड़ा पावर डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। क्लियर है?
तो सबसे पहले चीज़ डेजिग्नेशन चेंज हुआ। अब जो पहले वायसराय आए उनका नाम था लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन। और अब क्या है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी कि जो वायसराय थे, वायसराय अब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो गए ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के इशारे पे काम करेंगे। ब्रिटिश क्राउन का एक रिप्रेजेंटेटिव है बस। उसके बाद इंडेड सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, बीओसी और सीओडी, कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट में आया था, जिसमें जो कंट्रोल वाले का काम है वो कंट्रोल करता था सीओडी पे। और क्योंकि सारे रेवेन्यू वाला काम सीओडी के पास था, सारे पॉलिटिकल और कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग का काम बीओसी के पास था। क्लियर है ना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल किसको पे? कंट्रोल इस पे। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में लाया था, इसको हटा दिया गया। अब एक नई ऑफिस आ गई, जिस ऑफिस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ये कहाँ से बनते थे? सारे ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते थे इसमें। और ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होगा, इसके साथ कुछ हेल्प के लिए मेंबर भी होते हैं। कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है ना? कि अब जो सेक्रेटरी था वो क्या करता था? कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा चेक करता था कि क्या क्या हो रहा है। 15 मेंबर की एक बॉडी बनाई गई जो कि एडवाइजरी बॉडी थी, एडवाइजरी। क्लियर है ना? ये रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेकर, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो बोलते थे वो करते थे। और सेक्रेटरी इसका चेयरमैन था, मतलब एक सेक्रेटरी, एक ऑफिस खुला, ऑफिस का जो चेयरमैन होगा वो सेक्रेटरी ही तो होगा। क्लियर है ना? और कोई पॉइंट? कंट्री वाइज डिवाइडेड। हाँ, एक और चीज़ इसमें बताया गया है कि जो कंट्री था, कंट्री क्या हो गया? डिवाइड हो गया था छोटे छोटे प्रोविंस में। तो आपको पता है, ये तो पिछले एक्ट में ही क्या हो गया था, कुछ प्रोविंस बन गए थे, कुछ प्रोविंस बन गए थे, और उस प्रोविंस में जो गवर्नर बनाया गया। क्लियर? और बस इतना ही है इस एक्ट में। अब नेक्स्ट एक्ट डिस्कस करते हैं, 1861 वाला एक्ट, 1861 वाला एक्ट। इस एक्ट में क्या होता है? ये देखो, पहला काउंसिल एक्ट था, 3 काउंसिल एक्ट आए थे, 1861, 1892, 1909। इस तीनों एक्ट में आपको बस इतना समझना है कि इंडियन को एंट्री दे रहा है थोड़ा बहुत। और एक और चीज़, इंडियन को एंट्री देने के अलावे क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो, 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, तो 1858 में जल्दी जल्दी से एक्ट आया था। लेकिन जल्दी जल्दी से कोई एक्ट आता है तो सारे जितने भी इशू रहता है उसको सॉल्व नहीं किया रहता है। 1861 एक्चुअली सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक एक्ट लाया है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर होगा जो रिवॉल्ट को रोकने के लिए होगा। हमें समझ में आ रहा है कि जितने रिवॉल्ट हो रहे हैं उसको रिवॉल्ट को रोकने के लिए कोई एक्ट वैक्ट आएगा। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, इंडियन को एंट्री दे दिया जाएगा। ये तो हमें लॉजिक से बता सकते हैं कि इंडियन को थोड़ा एंट्री दिया जाएगा कि थोड़ा लोगों को लुभाया जा सके। क्लियर है ना? तो सबसे पहले जो एक काउंसिल एक्ट था वो चाहता था कि कॉपरेशन हो इंडिया का, ताकि हम रिवॉल्ट नहीं कर सके, मतलब और रिवॉल्ट इतना ज़्यादा नहीं हो। मतलब ये मेन फीचर्स अगर इंडियन काउंसिल एक्ट का था तो यही था। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिन, आपको तो पता ही होगा। 2 और एक्ट था इसके साथ इंडियन काउंसिल एक्ट में, 1861 के बाद 1892 और 1909। क्लियर? अब फीचर्स क्या क्या थे? पहला फीचर्स देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन लॉ मेकिंग बॉडी। मैं आपको बता चुका हूँ कि 1853 के एक्ट में क्या आ गया था? 2 बॉडी आ गया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। कानून कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। भाई लेजिस्लेचर के हाथ में इतना कम पावर था ना, बहुत कम पावर था। इसीलिए क्या किया गया कि इंडियन को लॉ मेकिंग बॉडी में आप इंट्रोड्यूस करो एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। कि ऐसा नहीं कि उनका कोई चुनाव बनाव हुआ, ऐसा नहीं कोई ऑफिसर होगा, एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब पावर भी कम हो गई उनको। तो हुआ क्या? और इनको अब क्वेश्चन हो गया कि भाई इंडियन को एंट्री दे रहे हो, किसको, कौन से इंडियन को एंट्री दो? किसी को भी दे दोगे? नहीं भाई, जिसको वायसरॉय चाहेगा वही एंट्री कर सकता है। भाई वायसरॉय तो उसी को चाहेगा ना जो उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले आदमी होंगे। नॉर्मल बात है ना। उसके बाद 1862 में 3 इंडियन को एंट्री दिया गया। कौन कौन है? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को। 3 इंसान को एंट्री किया है, 3 इंडियन को एंट्री दे रहे हैं। और
प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। आपको पता होगा प्रोसेस ऑफ जो एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन कब हुआ था? 1833 में। 1833 में एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन हो गया था। क्लियर। इस एक्ट में क्या हुआ, जिसमें एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन हुआ तो बॉम्बे मद्रास को भगा दिया गया। तो अब क्या होगा, एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो बॉम्बे मद्रास को कम अगेन बॉम्बे और मद्रास फिर से आ गया। क्लियर है, बॉम्बे मद्रास फिर से एंट्री हो गया और बॉम्बे मद्रास को एंट्री तो हो गया फिर से। अब ये वाला क्यों मैंने लिखा है भाई, बॉम्बे मद्रास 1773 में सबऑर्डिनेट बने थे, 1883 में हटा दिया गया था, फिर से लाया कब गया, 1861 में। तो तीनों टाइमलाइन साथ में है तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या है, एक ऊपर सेंटर है तो नीचे नीचे और लोग तो हो गए ना, स्टेट स्टेट स्टेट। तो नए 3 बनाए गए, 2 तो ये है बॉम्बे मद्रास तो आ ही गए, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, तीनों अलग अलग टाइम लाइनें बनाए गए। और ध्यान देना, ये आपसे बहुत आसानी से आपको फंसा सकता है कि पूछ सकता है कि तीनों में से कौन कौन, आप बताइए सीरियल वाइज बताइए कौन सबसे पहले, उसके बाद कौन बाद में, आपको बताइए 1 2 3 3 2, ऐसे नहीं पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये आराम से आपको फंसा सकते हैं या मैचिंग भी करवा सकते हैं कि आप इसको करिए। उसके बाद वायसराय के पास पावर हो गया कि पोर्टफोलियो सिस्टम ला सकता है। पर पोर्टफोलियो का मतलब सिंपल होता है ना कि आप एक मिनिस्टर को एक चीज़ का चार्ज दीजिए, एजुकेशन, फाइनेंस, इमरजेंसी, ऐसे ऐसे चीज होता है ना, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। और एक और चीज़, रिवॉल्ट के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। वायसराय को ऐसा पावर दे दिया कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। ऑर्डिनेंस कब, इमरजेंसी के समय में भाई। क्योंकि उसको पता है कि लेजिस्लेचर में इंडियन को एंट्री दे रहे हैं, तो बैक एंड में हम उल्टा खेल तो खेलेंगे ही ना, क्योंकि लेजिस्लेचर में पास करवाने के लिए इंडियन की भी ज़रूरत होगी, कोई भी बिल पास होगी। तो इमरजेंसी के समय में क्या करेंगे, वैसे भी लेजिस्लेटिव बॉडी मीटिंग में बैठेगी नहीं इमरजेंसी के समय में, तो हम उस समय क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस पास कर लेंगे कोई ख़तरनाक सा, जो इंडियन को रिवॉल्ट करने से रोक सके। और ये मैक्सिमम 6 माह तक चलता है ऑर्डिनेंस। क्लियर। तो 2 एक्ट हो गया। अब नेक्स्ट एक्ट है 1892 का एक्ट। बहुत आसान है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा आपको समझने की नहीं, एक चीज़ समझने की है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इलेक्शन वर्ड आ गया और एक और चीज़, जो अभी 2 काउंसिल है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और नीचे है इंडियन प्रोविंशियल काउंसिल, सॉरी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप बोलोगे भैया आप अभी तक सिर्फ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करें, इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्यों नहीं बात करें? 1853 में तो दोनों अलग अलग डिवाइड हो गया था ना, तो इसमें क्या इंडियन को एंट्री नहीं दिया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडियन को पहली बार एंट्री दिया गया 1909 में। ध्यान देना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि मेन बॉडी होती है, वहाँ पे इंडियन को एंट्री दिया गया 1909 में। सत्येंद्र नाथ सिन्हा करके नाम था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा करके नाम था, जो एक लॉ मेंबर थे, उनको पहली बार एंट्री दिया गया। तो सबसे पहले इसके फीचर्स क्या क्या है देख लेते हैं। इलेक्शन वर्ड पहली बार यूज हुआ यहाँ पे। इंक्रीज द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन सब बैठे हुए हैं भाई, इंडियन चुप के रहेंगे नहीं भाई, और पावर दो और पावर दो, इंडियन ऐसे बोलेंगे तो उनको पावर दिया गया कि आप डिस्कस कर सकते हो, बजट को डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी में बजट आएगी तो डिस्कस कर सकते हो। आप क्वेश्चनिंग भी पूछ सकते हो एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव में तो ऐसे आपके मेंबर है नहीं तो आप अंग्रेज से ही पूछोगे। उसके बाद और क्या फीचर्स थे, इंक्रीज किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर को इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नॉन ऑफिशियल मेंबर में इंडियन भी हो सकते हैं और किसी के भी हो सकते हैं। और एक और चीज़, लेकिन अभी भी मेजोरिटी किसकी, ऑफिशियल की, यानी सारा पावर अभी सारा खेल खेल सकता है ब्रिटिश अपने इशारों पे, क्योंकि किसी बिल को पास होना है मेजोरिटी तो उसके पास ही है ना भाई। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाई गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ध्यान देना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप इंक्रीज करो मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज करो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। भाई
इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि सेंटर पे है, वहाँ पे आप नॉन ऑफिशियल इंडियन को एंट्री दे रहे हो। भाई नॉमिनेट कौन करेगा? वायसरॉय नॉमिनेट करेगा। और वहाँ तो वायसरॉय कर गया, लेकिन नीचे बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट करेगा? भाई गवर्नर करेगा। किसके रिकमेंडेशन पे? एक ऊपर सेंटर आया, बहुत सारे प्रोविंस है ना, बहुत सारे प्रोविंस है, तो यहाँ पे प्रोविंस में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर आएंगे, ध्यान देना सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वहाँ पे रिकमेंडेशन होगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, म्यूनसिपालिटीज़ का, यूनिवर्सिटी का, और कुछ मेन बॉडी होती है उसका। उसके बाद सिंपल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ही बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं, कौन मेंबर? नॉन ऑफिशियल मेंबर, लेकिन अभी भी मेजोरिटी किसकी है? ऑफिशियल की। तो नॉमिनेशन बाय वायसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और कौन देते हैं? प्लस रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दो लोग के रिकमेंडेशन बहुत मैटर करता है, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्लियर? चलिए और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1909। क्लियर? हो गया ब्रो। इस एक्ट में क्या डिस्कस करना है? ये एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, लेकिन इस एक्ट को दिया था किसने? मोर्ले मिंटो ने। मोर्ले उस समय के सेक्रेटरी थे, मिंटो उस समय के वायसरॉय थे, इसलिए इस एक्ट को बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सबसे पहले उसने क्या किया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है ना, उसको इंक्रीज कर दिया, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को भी इंक्रीज कर दिया, दोनों सबको। किस प्रोविंस पे कितना इंक्रीज कर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म नहीं है, याद भी नहीं करना है, ये भी नंबर याद नहीं करना है। लेकिन ध्यान देना अभी इंडिया के हाथ में एक चीज़ लगा है। क्या लगा है? लेकिन कई चीज़ इस एक्ट में नुकसानदायक हुआ, लेकिन कुछ एक्ट सही भी हुआ। सबसे पहले दो पावर थे ना, सेंटर नीचे प्रोविंस। तो प्रोविंस में ध्यान देना, प्रोविंस में अब नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी हो सकती है, यानी इंडियन लोगों की मेजोरिटी हो सकती है, नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी हो सकती है। किस में? प्रोविंस में। सेंटर में नहीं, सेंटर में अभी भी ब्रिटिश अपनी मेजोरिटी थमाए बैठे हैं, तो सेंटर में अभी भी ब्रिटिश की मेजोरिटी है। क्लियर? और एक चीज़ इतना खतरनाक उन्होंने किया, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दे दिया, कि अब मुस्लिम जो समुदाय खड़ा होगा, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई बंदा, तो मुस्लिम कम्युनिटी जैसे एक बंदा खड़ा है मुस्लिम, तो जो मुस्लिम मेंबर होंगे, मुस्लिम इंसान होंगे, वो इसी को वोट देगा। सिर्फ अपने कम्युनिटी वाले को ही वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट लाया, तो इसमें मुस्लिम मेंबर इलेक्टेड बाय ओनली मुस्लिम वोटर। समझे कि आप अगर मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम वोटर आप ही को वोट देंगे। क्लियर? तो इनको जो इसने क्या किया, कम्युनलिज्म जो भावना होती है, धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म पे कट्टरपन वाला धर्म की बात करते हैं, उसको लीगलाइज कर दिया है। क्लियर है ना? तो इसीलिए जो मिंटो कौन है? वायसरॉय, उसको बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ध्यान देना, हम बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे अगर एग्जाम में ऐसा आएगा कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, हमें याद रहेगा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में है, लेकिन हमें इस बात में कन्फ्यूजन हो सकती है कि मोर्ले था या मिंटो। तो मिंटो जो बाद में हमेशा जो नाम आता था ना, वो वायसरॉय का था। हम ऐसे समझ सकते हैं वायसरॉय इज़ द प्राइम मिनिस्टर, और जो मोर्ले जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी का बस एडवाइजरी रोल होगा, अब नाम पहले आएगा, बस इतना ही है, काम सारे वायसरॉय खुद करते हैं। तो पहली बार इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिला है, बहुत बड़ी बात है। कहाँ पे? इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सेंटर पे, ऑफ वायसरॉय एंड गवर्नर। क्लियर है ना? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज ए लॉ मेंबर ए वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। इवन जो गवर्नर नीचे वाले लेवल पे था, वहाँ पे भी इंडियन को एंट्री मिल रहा है। और PLC जो था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पिछले एक्ट में हमने देखा था कि उनको पावर मिल गया था कि वो बजट डिस्कस कर सकते हैं। इवन उनको पावर मिल गया था कि वो क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। लेकिन अब मिल गया कि भाई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं, पास कर सकते हैं बजट पे। और एक और चीज़, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ
प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार, इस सब को भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा। क्लियर है ना? तो बस इस एक्ट में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मॉर्ले चैम्सफोर्ड मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, ये थोड़ा लंबा है और इसको एक वीडियो में आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1909 और उसके बाद ई एक्ट और उसके बाद साइमन कमीशन, 3 RTC कम्युनल अवार्ड एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1947 फिर एक में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है ना? और उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा ये पूरा। थोड़ा मैं डिटेल में ही बता रहा हूँ। लूसेंट में इसका मैं बोल रहा हूँ कि इसका 50% दिया हुआ, 50 तो नहीं बोल सकते, 60-70, क्योंकि उसमें भी सारा फैक्ट दिया ही है, मतलब जो जो फीचर्स हैं। क्लियर? तो सारा दिया ही है, बस मैंने उसको अरेंज कर दिया है। और अगर आप बोलोगे तो मैं PDF भी आपसे शेयर कर सकता हूँ, और लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, क्योंकि लूसेंट नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिल रहा है। मैं खुद सर्च किया कि कोई और बना रहा होगा, तो नहीं बना रहे लोग, मतलब लूसेंट को, मतलब इतना डिटेल में, क्योंकि MCQ पे सब भिड़े हुए हैं। और सिर्फ MCQ से काम नहीं चलेगा, ये आपको ही पता है। मतलब MCQ सप्लीमेंट्री है, मतलब आप मेजर MCQ को मेन नहीं बना सकते। क्लियर ना? क्योंकि अगर मान लो, सिंपल मैं बात कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पे जैसे एक एक्ट है 1919, इसमें अगर MCQ बुक कोई बनाना चाहे तो 20 MCQ बन जाएगा। और 20 MCQ की जगह पे आप 10 मिनट में एक्ट पढ़ लो, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, एक एक चीज़ समझ लो, आपको 20 MCQ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। MCQ ज़रूरी नहीं है हर बार आपको किस टाइप का कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब एक एक्ट पे हम 20 MCQ नहीं ना कर सकते, क्योंकि हमारा भी तो टाइम है ना, इम्पॉर्टेंट है टाइम। तो चलिए, थैंक यू सो मच।